हम कक्षा 12 की भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमारे जो हैं पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया। आज हमें हमारे जो चौथा अध्याय है पाठ्य पुस्तक का, उसके विषय के अंदर अध्ययन करना है। अध्याय का नाम है विश्व के अंदर जनसंख्या संरचना, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है उसको हम एक बार देखें तो उसी अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है इसकी संरचना का, इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले विश्व की संरचना के बारे में हम देखें, जनसंख्या की संरचना के बारे में। तो इस संरचना के अंदर हम किस किस चीजों को अध्ययन करेंगे, इसका फॉर्मेट किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, एक तो इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या निवास कर रही है वो जनसंख्या किस प्रकार की है उस क्षेत्र की। दूसरा, वहाँ पर स्त्री और पुरुष कितने हैं, मतलब लिंगानुपात क्या है। उसके बाद आयु वर्ग क्या है वहाँ का, फिर वहाँ की साक्षरता क्या है, वहाँ के व्यवसाय क्या है, उस जनसंख्या के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है, और कुछ और भी कुछ पहलू है जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं आयु वर्ग का। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में विश्व की जो जनसंख्या संरचना है इसके बारे में हम अध्ययन करें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस प्रकार का जो है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसकी संरचना है, इसका फॉर्मेट है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वहाँ के विकास के लिए जो सरकार के द्वारा नियोजित तरीके से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या चीज जानना, जनसंख्या की संरचना के विषय के अंदर जानना किस प्रकार का वहाँ का क्या है स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या क्या याद करते हैं, किस किस चीजों का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके अंदर आयु वर्ग का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी आयु के जो लोग हैं वो वहां पर निवास करते हैं। जैसे शिशु तो कितने हैं, वयस्क कितने हैं और वृद्ध कितने हैं। ठीक है, अब शिशु जो ज्ञात होंगे 0 से 6 वर्ष तक का भी होगा और 0 से लेकर 14 वर्ष तक का भी होगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के अंदर इसको ध्यान में रखते हैं। इससे क्या होगा, 0 से 6 वर्ष का करेंगे तो हमें शिशु लिंगानुपात ज्ञात चलेगा। ठीक है, और 0 से 14 वर्ष तक का करेंगे तो इससे आश्रित जनसंख्या का ध्यान में चलेगा। इसके बाद व्यवसायिक जो है 15 से लेकर 64 वर्ष तक के वयस्क, इससे हमें किसका पता चलेगा, कार्यशील जनसंख्या का पता चलेगा। इससे क्या अनुमान लगेगा कौन से देश के अंदर कितनी जनसंख्या कार्यशील है, कितने लोग युवा हैं और कितने लोग वृद्ध हैं। उसके बाद वृद्धों का जब पता चलेगा तो इनके लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है उस चीज का ध्यान हमें चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पहलू है जनसंख्या संरचना का वो क्या है, सबसे पहले तो क्या हो गया, आयु वर्ग हो गया। ठीक है, दूसरा स्त्री पुरुष का अनुपात हो गया कि कौन से देश के अंदर लिंगानुपात कितना है, पुरुष ज्यादा है अथवा महिलाएं ज्यादा है, इसका अध्ययन इससे हो गया। ठीक है, इसके बाद महिलाएं ज्यादा है तो कितनी है और पुरुष ज्यादा है तो कितने हैं, इस चीज का अध्ययन हमें से पता चल गया। ठीक है, इनके लिए योजनाएं कौन कौन सी चलानी है, आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, वो सब चीजों का पता चलता है जनसंख्या की संरचना से पता चलता है। स्त्री पुरुष के अनुपात से, लिंगानुपात से इन चीजों का चलता है पता चलता है। इस चीज को भी सम्मिलित किया गया है जनसंख्या संरचना के अंदर सम्मिलित किया गया है। तीसरा क्या हो गया, व्यवसाय हो गया था कि किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, किसान या खेतिहर कितने लोग हैं, औद्योगिक इकाइयों में कितने लोग काम करते हैं, खुद का निजी व्यवसाय कितने लोगों का है, प्रशासनिक क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, उत्पादन का क्षेत्र के अंदर कितने लोग काम करते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम कौन कौन से व्यवसाय के अंदर कितनी कितनी जनसंख्या जो है संलग्न है, उन सब चीजों को भी हमें किससे पता चलता है, उनके व्यवसाय से पता चलता है। और व्यवसाय से हमें ये भी पता चलता है कि जो जनसंख्या है वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रही है, तो उत्पादन तो कितना हो रहा है और क्या जितना हमें आवश्यकता है उसके अनुपात में उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे देशों से लेना है। ठीक है, ये चीज को भी किसमें सम्मिलित किया गया, जनसंख्या संरचना में। फिर ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, शहर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं और गांव में कितने लोग निवास करते हैं, फिर गांव से शहरों की ओर कितने लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को भी अध्ययन किसमें किया जाता है, जनसंख्या संरचना के अंदर किया जाता है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का भी। साक्षरता
पढ़े लिखे हैं या नहीं है, साक्षर, जिनको अक्षरों का ज्ञान हो, उन सब चीजों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जनसंख्या की संरचना के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जनसंख्या की जो संरचना है, इसके जो घटक हैं या इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार उनके विषय के अंदर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आया, आयु संरचना। अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा तो उसमें सबसे पहले क्या आया, आयु संरचना। कि किस प्रकार की वहां की आयु संरचना है। देखिए 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग आश्रित वर्ग होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 0 से लेके 14 वर्ष तक का जो आयु वर्ग होता है इसके अंदर कौन होते हैं, आश्रित होते हैं। बच्चे जो होते हैं तो किसके ऊपर निर्भर होते हैं, माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं 14 वर्ष तक के। ठीक है, इसके बाद 15 से लेके 59 तक, कुछ बुक्स में 59 दे रखा है, कुछ में 64 दे रखा है। अपनी बुक जो है उसके अंदर 64 दे रखा है। तो 15 से लेके 64 आयु वर्ग का जो कार्य है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, जो उत्पादन का काम करती है। ठीक है, जो वयस्क लोग। उसके बाद 64 वर्ष या 65 वर्ष की जो अधिक जनसंख्या है, कुछ बुक में 60 वर्ष भी दिए होते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें 65 वर्ष दे रखा है, तो हम 65 वर्ष ही मानिए। 65 वर्ष से अधिक आयु का जो वर्ग होता है वो क्या कहलाता है, वृद्ध जनसंख्या के अंदर सम्मिलित होता है। आयु लिंग संरचना का विवरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। आयु का और आयु के अनुसार आपकी जो लिंग संरचना है, पुरुष कितने और महिला कितने हैं या बच्चे कितने हैं, 0 से लेकर 14 वर्ष तक के, 15 से लेकर 64 और 65 से अधिक। इस साइड से पता चलता है, जनसंख्या पिरामिड से पता चलता है। अब प्रश्न उठा होगा जनसंख्या पिरामिड क्या है। ठीक है, हम इसको आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। इसके अंदर स्लाइड्स जो बनता है, जो मान लीजिए एक प्रकार की जनसंख्या पिरामिड है, एक तरफ उम्र होती है, ठीक है, और एक तरफ संख्या दी हुई होती है, इसके पिरामिड बनते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार कार्य करता है या बढ़ता हुआ है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसको जनसंख्या पिरामिड को ठीक से समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा घटक है या जो दूसरा अवयव है वो क्या है, दूसरा अवयव है लिंग संगठन। ठीक है, या लिंगानुपात। ठीक है, अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। जो व्यवसाय हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो क्रियाएं हैं उसके अंदर चौथी जो क्रिया है उसके अंदर क्या आते हैं, अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े हुए कार्य। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है, लिंगानुपात है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा है, तो वहां पर प्रति 1000 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की संख्या, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, प्रति 1000 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की जो जनसंख्या है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी लिंगानुपात और प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या भी क्या है, लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, जहां जिसका प्रतिशत ज्यादा होता है उसके हिसाब से निकाल लिया जाता है। विश्व की जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वो 990 है। ठीक है, 2003 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है उसका लिंगानुपात कितना है, 990 है। विश्व में लेटविया में उच्चतम लिंगानुपात है 1187 और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है 468 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों। ठीक है, इसके बाद आता है व्यवसायिक संरचना। किस प्रकार के व्यवसाय है उसके अंदर देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक रहते हैं, या तो अविकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में। जो विकास की ओर अग्रसर हैं ऐसे देशों के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है या जो लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, कृषि कार्य या फिर संग्रहण करने का, वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। जो प्राथमिक व्यवसाय है वो, और प्राथमिक व्यवसाय में क्या है, संग्रहण करना, आखेट करना, ठीक है, कृषि कार्य करना, पशु चराना या खनन कार्य वगैरह करना, वो किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में अधिक लोग रहते हैं, विकासशील और विकसित। ठीक है, दो ऐसे हैं जिनके अंदर कौन से व्यवसाय वाले ज्यादा मिलेंगे,
द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय वाले ज्यादा मिलेंगे। उत्पादन का कार्य, विनिर्माण उद्योग का कार्य, ठीक है, बोलो, या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार से नियंत्रण करने वाले, प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग जो हैं उनकी जनसंख्या वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद साक्षरता, साक्षरता में देखिए 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अगणितीय परिकरण की योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है, ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक, 0 से लेके 7 वर्ष या उससे अधिक जितना भी हो, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है या लिखे और पढ़े हुए को समझ सकता है, वह क्या है, साक्षर है, ठीक है। शिक्षित नहीं कह सकते लेकिन उसको क्या कह सकते हैं, साक्षर कहते हैं। जैसे कुल मिला के अक्षर का ज्ञान है जिसकी उम्र जो है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है और वो अपने लिखे किसी चीज को लिख सकता है या पढ़ सकता है, वो क्या है, साक्षर है। साक्षरता देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है। इस देश का कितना सांस्कृतिक विकास हो रखा है और कितना उसका सामाजिक विकास है, इन चीजों का पता वहाँ के लोगों की साक्षरता की प्रतिशत से चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी किस प्रकार की समझ है या समझ विकसित की जा सकती है, उन सबका पता किससे चलता है, साक्षरता से चलता है। ये सब क्या है, जनसंख्या के संगठन हैं। देखिए सबसे पहले आयु संरचना, जो भी 4 पॉइंट थे इसमें सबसे पहला जो है वो है आयु संरचना, और आयु संरचना के विषय के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है कि वो कौन से आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसका रख के प्रदेश या देश की जनसंख्या को आयु वर्गों के अनुसार क्या करते हैं, वर्गों में रख के इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतया 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कोई भी जो देश है उसकी जो जनसंख्या है उसको वैश्विक स्तर पर समझने या पढ़ने के लिए कितने वर्गों में, 3 वर्गों के अंदर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो पहला वर्ग है 0 से लेके 14 वर्ष तक के जितने लोग हैं उनको पहले वर्ग के अंदर, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। इसे आश्रित जनसंख्या या बाल वर्ग हम कह सकते हैं। इसके बाद जो है 15 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक का जो वर्ग है, दूसरा वर्ग, इसको कार्यशील जनसंख्या या वयस्क कह सकते हैं। और 65 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या है इसे हम वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ठीक है। यही विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। कौन सा विभाजन, 0 से लेके 65 वर्ष या इससे अधिक का जो हमने आयु वर्ग अलग अलग किया कि 1, 2 और 3, इन तीनों वर्गों के अंदर हमने किसको विभाजित किया, जनसंख्या को विभाजित किया। ये सब किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जनसंख्या की आयु संरचना के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का अध्ययन करने के लिए देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद क्योंकि इस प्रकार के जो अध्ययन है उसमें कार्यशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ने और घटने का आभास होता है कि किसी देश के अंदर 14 वर्ष से 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या कितनी है उसका, जैसे अभी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है वो कहाँ पर है, भारत में। और इसका जो जिक्र है बार बार हमारे प्रधानमंत्री और बाहरी देशों के जो नेता हैं वो भी करते रहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।